हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जूलॉजी क्लास से गमन एवं संचलन अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। और अपन ने मोटे तंतु पतले तंतु की बात कर ली थी, कैसे सिग्नल आता है, कैसे सारे काम होते हैं, कैल्शियम आयन आगे क्या करता है, कैसे वो मास्किंग जो है जिससे ढका हुआ होता है अपना जो पतला तंतु जो ढका हुआ होता है उसको अपन ने वो कैसे हटता है, वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। अगर आप पहले से लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता है, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, ठीक है। उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, सिद्धांत के अकॉर्डिंग किस प्रकार से संकुचन होता है ये समझाया गया है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ दो प्रकार की अपनी जो मसल्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। और फिर अपन चलेंगे कंकाल की तरफ, ठीक है। तो कंकाल को आज शुरू कर देंगे, कल जो है इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक बात है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हेडिंग डाल लेते हैं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ध्यान से सुनना क्या कहता है ये। मोटा तंतु पतला तंतु सब जानते हो, ठीक है। बना लेते हैं, वही बना लेते हैं, जो मोटा तंतु पतला तंतु बना लेते हैं। ये मैं समझाने के लिए इस प्रकार का बना रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, पतला तंतु बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, पतला तंतु, ठीक बात है। पतला तंतु होगा और एक मोटा तंतु होगा, चलो मोटा तंतु ही बना देते हैं। ये बना दिया जी मैंने मोटा तंतु। ये क्या बना दिया मैंने, मोटा तंतु। आप सबको पता है पतला तंतु और मोटा तंतु आपस में ऐसे जुड़ते हैं जब कब क्या होता है, संकुचन होता है। जब संकुचन होता है तब पतला तंतु और मोटा तंतु आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। मोटा तंतु कहां चिपकता है, पतले तंतु के ऊपर कुछ सक्रिय स्थान होते हैं, किसके लिए, मोटे तंतु के लिए। वहां जाके मोटा तंतु जो है वो चिपक जाता है। ये अपन बात किसमें कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक बात है। चलो जी, तो लिख लेते हैं। ये क्या है, ये पतला तंतु है जी। कौन सा तंतु, पतला। ये क्या है, मोटा तंतु, ठीक बात है। यहां पर जो मोटा तंतु है इस पर मैंने आपको बताया भी था, पीछे एक बार डायग्राम में दिखा देता हूं। इस पर क्या होता है, इस पर होता है एटीपी के लिए क्या होता है, एटीपी के लिए सक्रिय स्थल होता है, मतलब ऐसा स्थल होता है। देखो ये स्थल जो है यहां पर आकर क्या है, एटीपी जुड़ती है। एटीपी योजी स्थल बोलते हैं, एटीपी एक्टिव साइट कहते हैं इसको, ठीक बात है। तो यहां पर जो है एटीपी आके जुड़ती है और इसी सिर के अंदर, इसके शीर्ष के अंदर, इसका जो हेड है इसके अंदर क्या होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है। भैया एटीपेज एक्टिविटी का मतलब यहां पर एटीपी जुड़ती भी है और फिर एटीपी को तोड़ा भी जाता है, काम में भी लिया जाता है। अभी देखो करते हैं इसका इलाज, आ जाओ। तो ये हेड जो है, ये जो हेड है इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है जी, एटीपी है। इसके पास में है एटीपी, एटीपी, ठीक बात है। और ये क्या करता है, एटीपीएज एक्टिविटी करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। एटीपीएज एक्टिविटी ऐसे लिखते हैं, चलो। मायोसिन की एटीपीएज एक्टिविटी, मायोसिन किसको कहते हैं, मोटे तंतु को मायोसिन कहते हैं। तो मायोसिन की जो एटीपेज एक्टिविटी है उसके कारण, एटीपी के कारण एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, पीआई क्या है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट में इसको तोड़ दिया जाता है। एडीपी और पीआई में तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और यहां एनर्जी निकलती है। एटीपी टूटेगी तो क्या निकलेगी, एनर्जी तो निकलेगी जी, ठीक है। एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक बात है। क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल बातें हैं। पतला तंतु और मोटा तंतु है। मोटे तंतु के पास में उसका जो सिर है उसके पास में क्या होती है, एटीपी के लिए जुड़ने के लिए जगह होती है, ठीक बात है।
एटीपी यहां जुड़ेगी, फिर इसी सिर के अंदर क्या होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है। उसी एटीपेज एक्टिविटी के कारण ये जो एटीपी है इसको तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको तोड़ा जाता है। जब ये एटीपी को तोड़ते हैं ना, उस टाइम पर क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक बात है, ऊर्जा निकली। चलो आगे वाली स्टेप दिखाता हूं मैं आपको। एनर्जी निकली, उसके आगे की स्टेप जो है वो देखो। चलो वापस बना लेते हैं अपन इसी को। इसी को पूरे को बना रहा है ना। ये क्या अपन बना रहे हैं, पतला तंतु बना रहे हैं। ठीक बात है। एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले समझ लो किस प्रकार से काम करती हैं चीजें। ठीक है, ये आपका पतला तंतु हो गया। अब मोटा तंतु बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पे पहले यहां पर इस हेड से क्या जुड़ा हुआ था, इस हेड से क्या जुड़ा हुआ था, एटीपी जुड़ी हुई थी। अब एटीपी को तोड़ दिया इसने, किस में तोड़ दिया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको तोड़ दिया। किसको, एटीपी को। किस में तोड़ दिया, एडीपी प्लस पीआई। एडीपी प्लस पीआई में इसको तोड़ दिया गया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो है इस एनर्जी, जो यहां पर एनर्जी निकली थी ना, ये जो एनर्जी निकली है, इस एनर्जी को क्या किया जाएगा, काम में ले लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाएगा, अब काम में लिया जाएगा इस एनर्जी को। कैसे, ये जो हेड है ये किससे चिपकेगा, इस पतले तंतु से जाके चिपक जाएगा। जब हेड किसका, मोटे तंतु का जो सिर है वो जो पतले तंतु से आपस में चिपकता है, तो उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक बात है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो ऊर्जा कहां से आती है, वो ऊर्जा ये वाली एटीपी जब टूटती है, ये इस एटीपी को तोड़ा जाता है। किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको तोड़ा जाएगा तो यहां से एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को काम में लिया जाएगा। किसमें, ये पतला तंतु और मोटा तंतु आपस में चिपक जाएंगे, उस एनर्जी को यूज में लिया जाएगा। तो ये वाली बात यहां लिख देंगे अपन। ठीक, अब इस एनर्जी को काम में लेते हुए, अब इस एनर्जी को काम में लेते हुए क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस सेतु भी लिखती है एनसीईआरटी ना, क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है। अभी बताऊंगा क्रॉस ब्रिज किसको कहा है। क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है जब एक्टिन किसको कहते हैं, पतले तंतु को। बता चुका हूं सारी बातें। एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ते हैं। जब एक्टिन और मायोसिन आपस में, मोटा तंतु और पतला तंतु आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा। और उस क्रॉस ब्रिज के निर्माण में किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि पतला तंतु मोटे तंतु पर स्लाइड करेगा और मोटे तंतु का हेड, मोटे तंतु का सिर लिख देता हूं, सिर या फिर हेड रोटेट करेगा। अभी समझाता हूं उसको भी, है ना, रोटेट करेगा। चलो, मतलब क्या हुआ, मैंने आपको सिंपल बातें बताई है यार, है ना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है कि आपके पास में मोटा तंतु है, पतला तंतु है। बिल्कुल ठीक बात है। मोटे तंतु के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मायोसिन कहते हैं। और इसका जो सिर होता है, इसका जो हेड होता है, वहां पर एक एटीपी जुड़ने के लिए जगह होती है, वहां से एटीपी जुड़ी हुई है। बिल्कुल भैया, जुड़ी हुई है। अब इस सिर के अंदर क्या होती है, एटीपेज एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी में क्या होता है, जो एटीपी है उसको तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको तोड़ा जाता है।
जब इसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ेंगे किसको, एटीपी को, तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक बात है। अब वो एनर्जी किस काम आएगी, अब वो एनर्जी काम आएगी, ये जो एक्टिन फिलामेंट और जो मायोसिन फिलामेंट है ये आपस में जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे, क्रॉस ब्रिज का निर्माण करते हैं। ठीक बात है। चलो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में जो पतला तंतु होगा वो स्लाइड करता है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूं कि पतला तंतु है ना वही स्लाइड करता है, मोटा तंतु कभी स्लाइड नहीं करता। ठीक है, ये पतला तंतु, ये मोटा तंतु है, ये पतला तंतु है। ठीक है, स्लाइड कौन सा करेगा, ये पतला तंतु है जो ये स्लाइड करेगा, पतला तंतु स्लाइड करेगा, ऐसे पतला तंतु स्लाइड करेगा। ठीक है, मोटा तंतु जो कभी स्लाइड नहीं करता। मोटे तंतु के बारे में एनसीईआरटी ये लिखती है कि मोटा तंतु कभी स्लाइड तो नहीं करता लेकिन मोटे तंतु का जो हेड है ना वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। देखो ये ऐसे पतला तंतु इस पर आगे चिपक गया। ठीक है, अब जो मैं इसको स्लाइड जब करवाऊंगा ना, पतले तंतु को जब मैं इसे स्लाइड कराऊंगा पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये क्या होगा, देखो रोटेट हो गया ना। देखो ये इसका हेड जो है वो रोटेट हो गया, ये अपनी जगह पे है लेकिन जब इसको खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा तो ये देखो रोटेट होने लगेगा। इसका जो सिर है, ये देखो यहां पर ये सिर है इसका मोटे तंतु का, ये पतला तंतु है, इस पर ऐसे इसे स्लाइड कर रहा है। देखो पीछे की तरफ जब आ रहा है तो उस टाइम पर देखो ये रोटेट होने लग गया। ठीक है, इस प्रकार से मोटे तंतु का जो सिर है वो क्या होता है, रोटेट होता है। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी यहां पर आपको दिखा देता हूं। चलो वापस से बनाते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों अब एनर्जी निकली तो दोनों देखो आपस में चिपक गए। ठीक बात है, चिपक गए और इसको क्या कहते हैं अपन, क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये दोनों आपस में चिपक गए, इस चीज को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज इसी को बोलते हैं। ठीक बात है। अब जो है ये पतला तंतु जो है ना, ये पतला तंतु जब वो इस साइड में से स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा, पतला तंतु जो है वो इस साइड में से खिसकेगा। जब ये खिसकेगा तो इसका जो सिर है ना, इसका मोटे तंतु का जो सिर है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा और यहां कुछ आ जाएगा, वो रोटेट करके यहां आ जाएगा। देखो ये ऐसे स्लाइड कर रहा है पतला तंतु और ये देखो रोटेट करके, देखो रोटेट करके देखो ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये सिर यहां होता है, लेकिन जब ये ऐसे खिंचता है ना इस साइड में, पतला तंतु जब खिंचता है तो ये जो सिर है वो ऐसे रोटेट होकर यहां तक आ जाता है। समझ में आई क्या ये चीज? ठीक बात है। चलो तो यहां पर अपन को क्या देखने के लिए मिलता है, सिर का रोटेशन देखने के लिए मिलता है, हेड रोटेशन, हेड रोटेशन। ठीक बात है, समझ में आई चीजें यहां पर। ठीक है, अब जो है यहां पर क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, जो यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनी थी, कैसे बनी थी ये, जब अपन ने एटीपी को तोड़ा था तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने थे, उनको अब यहां से अपन हटा लेंगे, है ना, उनको यहां से हटा लेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं एडीपी प्लस पीआई को हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है। ठीक है, जब एडीपी और पीआई को अपन हटा लेंगे, ठीक है, उसके बाद में जब नई एटीपी अवेलेबल होगी, नई एटीपी जब अवेलेबल होगी ना, तब क्या होगा, ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी। अभी समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी भी जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूटा नहीं है, अभी भी क्रॉस ब्रिज जो बना था वो टूटा नहीं है, अभी भी जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूटा नहीं है। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं, क्रॉस ब्रिज अभी भी है, अभी भी है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज अभी टूटा नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब नई एटीपी आप मिल जाएगी ना इसको, जब नई एटीपी अवेलेबल होगी, जब नई एटीपी अवेलेबल होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है, तब वापस जो है ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आके एटीपी लग जाएगी, वापस पूरी साइकिल है। देखो एक बार मैं पानी पी लूं यार, है ना।
चलो अब देखो वापस, ये पूरी एक साइकिल है ना, ये पूरी साइकिल है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना भाई। ये कहती है कि पतला तंतु आपके पास में मोटा तंतु है, भैया यहां तक समझ में आ गया हमें। और आप सबको पता है पतला तंतु और मोटा तंतु आपस में चिपकते हैं, इस चैप्टर में ये अपनी यही बातें कर रही हैं, ठीक है। पतला तंतु के पास क्या है, कुछ सक्रिय स्थान है जहां पर मोटा तंतु आगे चिपकता है, और जो मोटा तंतु है उसके पास में एक जगह होती है सिर, उस सिर में क्या है, एटीपी के जुड़ने के लिए एक जगह है, ठीक बात है। तो यहां पर जी वो एटीपी जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी सिर में क्या होती है, एटीपेज एक्टिविटी भी होती है। इस एक्टिविटी का क्या मतलब भैया, एटीपेज एक्टिविटी का मतलब है कि यहां पर एटीपी को तोड़ा जाएगा, ठीक बात है। पहले तो एटीपी को बुला लिया, जोड़ने के लिए बुला लिया, फिर उसको तोड़ा भी जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, मायोसिन की जो एटीपेज एक्टिविटी के कारण क्या होगा, एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तोड़ने के बाद में क्या होगा, यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी से क्या होगा, एनर्जी से क्या होगा, पतला तंतु और मोटा तंतु जो है वो आपस में यहां पर चिपक जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। अब इस एनर्जी के को काम में लेते हुए क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है जब एक्टिन और मायोसिन जो है वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जैसा कि हमें पता है कि पतला तंतु जो स्लाइड करता है, पतला तंतु तो यहां पर स्लाइड करेगा और जो मोटा तंतु वो कभी स्लाइड नहीं करता। तो मोटा तंतु में क्या चेंज आता है, पतला तंतु स्लाइड करता है, मोटा तंतु का जो सिर है वो क्या है, रोटेट हो जाता है। जब पतला तंतु ऐसे स्लाइड करता है तो क्या होगा, मोटा तंतु जो है वो ऐसे रोटेट करता है, ठीक बात है। चलो यहां पर देखो, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये पतला तंतु है, ये मोटा तंतु है, ठीक है। यहां पर ये दोनों आपस में जुड़े, ठीक है, और यहां पर क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन जाता है, क्रॉस ब्रिज, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। ये जुड़ गए, इसको क्रॉस ब्रिज का है। जब ये पतला तंतु इस साइड में से खिसकेगा, स्लाइड करेगा, उस टाइम पर ये जो मोटे तंतु का जो सिर है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये यहां से जुड़ा हुआ है तो ये इस साइड में जाएगा, इस साइड में ऐसे स्लाइड करता जाएगा, तो ये जो सिर है ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमता जाएगा, तो ये इसकी पोजीशन यहां आ जाएगी। पहले यहां थी इसकी पोजीशन, फिर यहां आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, बाकी ये स्लाइड नहीं करता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हेड रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां पर जो एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था उसको यहां से हटा लिया जाएगा, ठीक है। सिर से क्या कर लिया जाएगा, सिर में अभी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको यहां से क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। हटा दिया भैया, उसके बाद में क्या होगा, अभी भी क्रॉस ब्रिज जो वो टूटता नहीं है, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है। अभी टूटेगा कब, जब नई एटीपी अवेलेबल होगी ना, जब नई एटीपी अवेलेबल होगी, इसको नई एटीपी अवेलेबल होगी तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अपन को इस प्रकार की अवस्था देखने के लिए मिलेगी। नई एटीपी जुड़ेगी और वापस जो है ये एटीपी यहां कहीं जुड़ जाएगी और नई एक साइकिल बनने के लिए तैयार हो जाएगी, वापस एक साइकिल ऐसे चलेगी। इस प्रकार से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो काम करती है, ठीक बात है। अब अपन एनसीईआरटी के डायग्राम पर आ जाते हैं। देखिए भाई, ठीक है, ये जो मैंने अभी बात करी बस वही बातें हैं ना। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां से जो साइकिल है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, इस डायग्राम में कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से साइकिल जो स्टार्ट हो रही है। आप ध्यान से देखो भाई, यहां पर है ना, ये यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, इस डायग्राम में कंफ्यूज मत होना, इसको यहां से स्टार्ट किया गया है। तो यहां पर देखो, ये मोटा तंतु है, ठीक है। यहां से अपन को साइकिल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपन यहां से मान रहे हैं इसको आसान समझने के लिए। ये मोटा तंतु है, बिल्कुल भैया मोटा तंतु है। ये पतला तंतु है, बिल्कुल पतला तंतु है। यहां एटीपी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भैया एटीपी जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो एटीपी को अपन ने तोड़ा तो किस में टूटता है वो, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है, ठीक है। साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलेगी तो ये क्या है, यहां पर क्या बनता है, क्रॉस सेतु। क्रॉस सेतु ब्रिज को क्या कहा है, सेतु कहा है, ठीक है, सबने सुना होगा। अरे ब्रिज को क्या कहते हैं, सेतु कहते हैं। तो मैंने क्रॉस ब्रिज बता दिया, इसको हिंदी में क्रॉस सेतु कहते हैं, ठीक है बात है। चलो, तो यहां पर जो है जब एनर्जी निकलेगी, इसके साथ में क्या निकलती है, यहां मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां क्या निकलेगी, एनर्जी। और उसी एनर्जी के कारण क्या होगा, ये पतला तंतु और मोटा तंतु जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ये मायोसिन का क्या है, शीर्ष है, शीर्ष मतलब सिर, ठीक है। इसका सिर जो है यहां पर जुड़ जाएगा, ये क्या है, क्रॉस सेतु का बनना, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ये स्लाइड कर रहा है, पतला तंतु क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और मोटा तंतु का जो सिर है वो क्या कर रहा है, घूर्णन, ठीक है। घूर्णन किसको कहते हैं, रोटेशन। यहां पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये देखो सिर जो है यहां से देखो ऐसे रोटेट करने लग गया। पहले देखो एकदम सीधा था, लेकिन जब जैसे जैसे ये देखो ये फिलामेंट जो है, पतला तंतु जो है वो ऐसे ऐसे सरकता गया है। यहां पर देखो ये पतला तंतु ऐसे है, ठीक है। यहां पर देखो पतला तंतु जो सरक रहा है, जैसे जैसे सरक रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मोटा तंतु जो है ये बेचारा ऐसे रोटेट करने लग गया। समझ में आई बातें। अब जो है
इस एडीपी और पीआई को, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहां से इसको निकाल लिया गया है। देखो निकल गए यहां से, देखो ये यहां से निकल गए हैं, निकाल लिया गया है इसको। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एडीपी और पीआई को हटा लिया जाता है। जब इसको हटा लिया जाता है, अभी भी जो क्रॉस ब्रिज है वो बना रहता है। यहां पर वो एक स्टेप मिस कर दी गई है, अभी भी जो क्रॉस ब्रिज है वो बना रहता है। जब इसको नई एटीपी मिलती है ना, जब इसको, इसके सिर को नई एटीपी मिलती है, तो एक नई साइकिल बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, और अपन ने जो समझने के लिए बनाया वो कुछ इस प्रकार का है। बातें समझ में आई या नहीं आई? ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है आपकी, समझ में आई चीजें? चलो, फिर एनसीईआरटी एक चीज लिखती है कि पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान या फिर शांति होती है। ध्यान से सुनो, अगर आप बार बार जो पेशियों को उत्तेजित करोगे, मैंने एक बार ऐसे हाथ हिला लिया, ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे हाथ हिलाया है, तो इसमें क्या हुआ है, मेरी पेशियां उत्तेजित हुई हैं, बिल्कुल उत्तेजित हुई हैं, उत्तेजित हुई हैं, तभी तो मैं हाथ हिला पा रहा हूं। ठीक बात है। तो अगर मैं बार बार ऐसे हाथ हिलाऊंगा, बार बार मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा, तो पेशियों को बार बार उत्तेजित होना पड़ेगा। तो बार बार अगर उत्तेजित होना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, अवायवीय क्या होगा, विखंडन होगा, और उसके कारण क्या होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा होने लग जाएगी, और उसके जमा होने के कारण क्या होगा, मुझे थकान महसूस होगी। ठीक बात है। तो एक दिन आप कभी एक्सरसाइज करके देख लो ऐसे, ठीक है, या फिर भाग के देख लो, या फिर उठक बैठक मार के देख लो। उठक बैठक जानते हो, उठक बैठक मार के देखो, ठीक है। सुबह जो है आपके यहाँ थाइज में, ठीक है, पैरों में नीचे, ठीक है, यहां पर आपको दर्द महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने एकदम से वो एक्सरसाइज आपने किया है, उठक बैठक आपने लगाई है, एकदम से आपने अपनी पेशियों को उत्तेजित किया है, बार बार आपने उत्तेजित किया है, तो वहां पर क्या है, लैक्टिक एसिड जो जमा हो गई है, उसके कारण आपको थकान महसूस होगी, और लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाती है उस टाइम पर आपको दर्द भी महसूस होता है। ठीक बात है, समझे? चलो, तो पेशियों के बार बार उत्तेजित होने के कारण उसमें ग्लाइकोजन के, ठीक है, ग्लाइकोजन को कैसे, ग्लाइकोजन जो कैसे टूटने लग जाता है, एक बार को, पेशियों को जब आप बार बार उत्तेजित करोगे तो ग्लाइकोजन जो कैसे टूटता है, अवायवीय विखंडन होने लग जाता है ग्लाइकोजन का। उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो वो जमा होने लग जाएगा। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण आपको थकान महसूस होगी, जिसको श्रांति भी एनसीईआरटी लिखती है। अब एक एनसीईआरटी का एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। एक डायग्राम और देख लो भाई एनसीईआरटी का, इससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन डायग्राम तो दिखाना है ना मुझे। चलो, ये अपन बात पहले भी कर चुके हैं कि जब पतला तंतु, और जब पतला तंतु जो है वो स्लाइड करता है, तो यहां पर जो है सार्कोमियर जो है वो क्या है, जो लेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, शिथिल अवस्था, मतलब नॉर्मल रिलैक्स स्टेट है। यहां पर मेरा हाथ जो बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, कोई संकुचन नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिलैक्स है। शिथिल अवस्था में जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखो, ये पतला तंतु है, ये क्या है, मोटा तंतु है। समझ में आई बातें? ठीक है। और इनके बीच में जो है, इनके बीच में ये क्या है आपका एच जोन, यहां पर क्या है, एच क्षेत्र, ठीक है। और दो जेड रेखा के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं अपन, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सार्कोमियर, ये क्या है आपका एच जोन है। ठीक है, यहां पर देखो संकुचित हुई, तो ये जो दूरी है यहां पर देखो कम हो गई। जब संकुचित होगा तो ये जो है पतला तंतु जब वो स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो ये देखो दूरी कम हो गई। अब यहां पर जो अधिकतम संकुचन हो गया है, अधिकतम जब संकुचन, यहां पर देखो, यहां पर शिथिल अवस्था थी तो इतनी दूरी थी। ठीक है, जब शिथिल अवस्था जो है, ठीक है, उसमें संकुचन हुआ, पेशियों में जब संकुचन हुआ, मैंने इससे संकुचन किया, तो क्या होगा, यहां पर देखो दूरी देखो कम होने लग गई। फिर यहां पर देखो अधिकतम संकुचन जब होता है, अधिकतम जब संकुचित होती है पेशियां, उस टाइम पर देखो, उस टाइम पर देखो यहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। देखो बिल्कुल भी जगह नहीं होती। ठीक है, और यहां पर देखो, आप एक चीज और नोटिस करना, दो जठरकों के बीच की जो दूरी उसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। यहां पर जो सार्कोमियर है उसकी इतनी दूरी है, यहां पर देखो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो घट गई है, और यहां पर देखो और भी ज्यादा घट गई है, सार्कोमियर की जो लेंथ है वो और ज्यादा घट जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो समझ में आई होंगी। चलो अब बात करेंगे, पेशियों के प्रकार दे रखे हैं, पेशी के जो रेशे हैं उनके प्रकार दे रखे हैं ना। तो पेशी रेशों के प्रकार दे रखे हैं, एक लाल पेशियां दे रखी हैं, एक अपने को श्वेत पेशियां दे रखी हैं, एक रेड मसल फाइबर दे रखे हैं, और एक व्हाइट मसल फाइबर दे रखे हैं। इनकी बात कर लेते हैं। तो लाल पेशियां लाल क्यों है और श्वेत पेशियां श्वेत क्यों है? देखो, एक जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे एक मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है? मायोग्लोबिन होता है। ये मायोग्लोबिन क्या है? इस मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक बात है। और इसी मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो पेशियां हैं वो लाल दिखाई देती हैं।
ठीक है। तो जिनमें मायोग्लोबिन की संख्या ज्यादा होगी वो लाल दिखेंगी हमें, और जिनके अंदर मायोग्लोबिन जो है उसकी संख्या कम दिखेगी वो अपन को श्वेत दिखेंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिनके अंदर ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर खून की थोड़ी कमी हो जाती है तो वो आपको थोड़े व्हाइटिश दिखने लग जाते हैं, सफेद सफेद उनका चेहरा होने लग जाता है। ठीक बात है, क्यों होने लग जाता है? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही तो क्या है, रक्त जो है आपका लाल रहता है, ठीक है। रक्त की कमी होगी तो जो चेहरा है वो अलग से, गोरा नहीं बोल रहा, श्वेत व्हाइटिश दिखाई देने लग जाता है ना। तो गोरे में और सफेद होने में फर्क होता है, ठीक है। चलो, तो वैसा ही यहां पर है, तो मायोग्लोबिन जो है वैसा ही है, हीमोग्लोबिन जैसा ही मान लो, ठीक है। तो मायोग्लोबिन जिनमें ज्यादा होगा वो आपकी लाल दिखाई देंगी, और मायोग्लोबिन की कमी जिनमें होगी वो श्वेत दिखाई देंगी। अरे ठीक बात है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ध्यान से, लाल पेशियां मायोग्लोबिन की अधिक मात्रा के कारण ये लाल दिखाई देती हैं, बता दिया मैंने आपको। श्वेत पेशियां मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए इनका रंग हल्के रंग की या फिर अथवा श्वेत दिखाई देते हैं ना, हल्के रंग की या फिर श्वेत सफेद कलर की दिखाई देंगी। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, लाल पेशियां जो होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया जब ज्यादा होंगी तो मतलब एनर्जी इनमें ज्यादा होगी। वही मैं बात करूं श्वेत पेशियां, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनकी संख्या कम होगी। आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहां पर क्या है, एनर्जी कम रहेगी। ठीक बात है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ऊर्जा बनाने का काम है। तो जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होगी तो वहां पर ऊर्जा भी कमी होगी, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो यहां पर लाल पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मतलब क्या होगा, यहां पर एटीपी बनाने के लिए अधिक O2 उपयोग कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर ज्यादा है और मायोग्लोबिन भी यहां पर ज्यादा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मायोग्लोबिन में क्या, आप सही समझो, मायोग्लोबिन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भरी हुई है। क्या भरी हुई है? ऑक्सीजन भरी हुई है। तो यहां पर जो है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है लाल पेशियों के कारण के अंदर, क्यों? क्योंकि यहां पर मायोग्लोबिन की संख्या ज्यादा है। मायोग्लोबिन की संख्या ज्यादा होने कारण यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो एटीपी बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर सकती है। वहीं मैं बात करूं श्वेत पेशियों की, तो यहां पर मायोग्लोबिन की कमी है। मायोग्लोबिन की कमी होने के कारण यहां पर जो है ऑक्सीजन की भी कमी होगी, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाने के लिए कम O2 उपयोग कर पाएंगे। ठीक बात है। ये कैसी होती है? वायुजीवीय पेशियां होती हैं, वायुवीय होती हैं। सबको पता है भाई मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या है, वायुवीय पेशियां हैं। और वहीं मैं बात करूं श्वेत पेशियों की, तो ये अवायवीय है, यहां पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां पर पेशी द्रव्य जो जालिका है, पहले अपन बात कर चुके पेशी द्रव्य जालिका क्या होता है, सारे को प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको अपन ने SR से लिखा था। तो इन जो पेशियां जो हैं, ये जो पेशियां हैं लाल पेशियां, इनके अंदर जो पेशी द्रव्य जो जालिका है SR जो है वो कम होता है। इनके अंदर बाकी सब कुछ ज्यादा है, सिर्फ ये SR जो है ये कम है, ठीक है। वही मैं बात करूं श्वेत पेशियों की जब मैं बात करता हूं तो इनके अंदर पेशी द्रव्य जालिका जो है वो अधिक होता है। देखो पेशी द्रव्य जालिका के अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, एटीपी कम, ठीक है, ऑक्सीजन कम, अवायवीय होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका है वो अधिक होती है, बाकी सब कुछ कम कम होता है। यही मैं बात करूं लाल पेशियों के अंदर, इनके अंदर सब कुछ ज्यादा होता है, बस पेशी द्रव्य जालिका जो है वो कम होता है। समझ में आई बातें? यहां पर जो अपनी मसल्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं, बोन्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मसल्स इस चैप्टर के अंदर एक मेजर पार्ट जो होता है मसल्स का वो अपन ने पढ़ लिया है, जो कि हार्ड पार्ट होता है यार, है ना, मसल्स का हार्ड पार्ट होता है, वो अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, आज बोन्स को स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कल खत्म करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के बोन्स की, स्टार्ट करते हैं ना, लेक्चर तो कब का स्टार्ट हो चुका है। चलो बोन्स को देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र सबने देखा होगा, और देखा होगा सबने स्कूल में, वो आपकी लैब होती है उसके अंदर देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। देखें कंकाल तंत्र को, हड्डियां कितनी होती है पहले तो वो बताओ, हड्डियां कितनी होती हैं एक मनुष्य के अंदर? कमेंट में बताओ भाई, एक मनुष्य के अंदर, थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा, लेकिन अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो हड्डियां कितनी होती हैं एक अडल्ट के अंदर, कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ठीक, बता दिया मैंने। चलो, कंकाल तंत्र किसका बना हुआ होता है? मुझे एक बात बताओ, कंकाल जो है अपना वो किससे बना हुआ होता है, किन किस चीजों से? या हड्डियों से बना हुआ होता है, बस उसी की बात करो यहाँ। जो कंकाल तंत्र जो है वो, कंकाल तंत्र जो है अस्थियां, अस्थियां सब जानते हो, अस्थियां किसको कहते हैं? बोन्स को। बोन्स हिंदी में अस्थियां, हड्डियां, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो जो कंकाल तंत्र वो किससे? अस्थियां प्लस उपास्थियां, ठीक है, उपस्थियां या फिर उपास्थियां, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है, मतलब बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। बोन्स को हिंदी में अस्थियां कहते हैं, कार्टिलेजेस को उपास्थियां कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंकाल तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना हुआ भैया? एक तो अस्थियों से, आपकी हड्डियां हैं, सबको पता है उसमें, और उसके अंदर क्या है, और उसके अंदर है उपास्थियां, कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये जो कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। जो एक आधार ढांचा है ना, वो किसका बना हुआ है? कंकाल तंत्र, उसी को तो कहते हैं। अरे शरीर का जो ढांचा है उसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र, उसी को तो कहते हैं।
भाई आपकी जो स्किन लगी हुई है ये तो सुंदरता का है खेल सारा, ठीक है। स्किन जो है ये किस हड्डियां का ढांचा नहीं होगा ना, हड्डियों का जब ढांचा नहीं होगा ना तो स्किन कहां है, स्किन तो बस लटक जाएगी भाई। अरे समझ में आ रही है चीजें। तो जो ढांचा है शरीर का वो कौन बनाता है, वो तो कंकाल तंत्र ही बनाता है। और कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, कंकाल तंत्र अस्थियों से और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक बात है। तो कंकाल तंत्र अस्थियों बोन्स और उपास्थियों कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, शरीर के ढांचे का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। कंकाल तंत्र जो शरीर का ढांचे का निर्माण करता है। अस्थियां और उपास्थियां क्या मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र बनाती हैं, ठीक बात है, बता चुका हूं ये बात आपको, है ना। अस्थियां और जो उपास्थियां एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये जो है ये भी क्या है, टिश्यू ही है, ठीक है। जो आपके बोन्स हड्डियां हैं, आपकी जो कार्टिलेजेस हैं, ये क्या है, ये भी एक प्रकार के टिश्यू ही है, ठीक है। लेकिन ये विशेष प्रकार की क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये, ठीक बात है। चलो अस्थियां जो होती हैं, आप सबको पता है हड्डियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। लेकिन वही बात करूं, उपास्थियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, उतनी कठोर नहीं होती, उतनी कठोर नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां से आपका जो हाथ है ना, यहां से बीच से आपका जो हाथ है, इसको आप ऐसे ऐसे हिला सकते हो, अरे भाई ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हिला सकते हो, लेकिन इस हड्डी को आप हिला सकते हो बीच से, फ्लेक्सिबल थोड़ी ना, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर जो ज्वाइंट है वहां से आप हिला सकते हो, लेकिन हड्डियों को बीच से हिला सकते हो क्या, नहीं जी, नहीं हिला सकते। ठीक बात है, क्या नहीं हिला सकते, क्यों, क्योंकि वो हार्ड है, कठोर है। वही मैं बात करूं कार्टिलेजेस की, कार्टिलेजेस जो है वो उतनी कठोर नहीं होती, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बात बताऊं, यहां पर आपके जो टिप है, नोज का जो टिप है, ठीक है, यहां पर जो है क्या है, कार्टिलेजेस है। तो आपको अपना जो नाक है उसको आप ऐसे से टिप को ऐसे से हिला सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस उतने कठोर नहीं होते। यहां पर जो आपके जो कान है, ठीक है, इनमें हड्डियां भी हैं लेकिन यहां पर कार्टिलेजेस भी हैं, तो कार्टिलेजेस, इसलिए कान को आप ऐसे से कर लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर कार्टिलेजेस है। कार्टिलेजेस उतने कठोर नहीं होते, आपकी जो हड्डियां वो कठोर होती हैं। समझ में आई क्या बातें, ये आनी चाहिए। चलो, तो अस्थियां जो हैं, ठीक है, उनमें मैट्रिक्स, उनके मैट्रिक्स में कैल्शियम लवणों की उपस्थिति के कारण अस्थियां कठोर होती हैं। आप सबको पता है यार कि हड्डियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो उसी उन हड्डियों के अंदर उनके मैट्रिक्स जो है, हड्डियों का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है, कैल्शियम सोल्ट भरे हुए हैं, कैल्शियम के लवण भरे हुए हैं, ठीक है। हड्डियों के अंदर क्या है, कैल्शियम के लवण भरे हुए हैं। उन कैल्शियम लवणों के कारण ही क्या है, जो हड्डियां वो क्या है, कठोर होती हैं जी, ठीक है। जितना ज्यादा कैल्शियम उतनी बढ़िया हड्डियां आपकी, उतनी मजबूत हड्डियां रहेंगी। सीधी बात बोलती है एनसीईआरटी भाई कि इनके मैट्रिक्स में क्या है, कैल्शियम के लवण भरे हुए हैं, इस वजह से क्या है, ये कठोर होती हैं। तो अस्थियां जो है इनके मैट्रिक्स में कैल्शियम लवणों की उपस्थिति के कारण ये क्या है, अस्थियां जो है कठोर होती हैं। चलो अब बात करें उपास्थियों की। तो उपास्थियों के अंदर कौन से होते हैं, कोन्ड्रोइटिन लवण होते हैं, ठीक है। अस्थियों के अंदर जो बोन्स है उनके अंदर कैल्शियम लवण होते हैं। वही मैं बात करूं कार्टिलेजेस के अंदर, उपास्थियों के अंदर यहां पर जो है कोन्ड्रोइटिन लवण के कारण अस्थियों के जो मैट्रिक्स है वो कैसे होते हैं, अनन्य होते हैं, मतलब प्लायबल होते हैं, प्लायबल मैट्रिक्स होता है इनका, किसका, उपास्थियों का। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जो अस्थियां होती हैं इनका जो मैट्रिक्स होता है कठोर होता है, और उपास्थियां जो होती हैं इनका मैट्रिक्स जो है अनन्य मैट्रिक्स होता है, प्लायबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो उतना कठोर नहीं होता। ठीक बात है, समझ में आई है चीज। चलो आगे चलते हैं। अब ये आपको अब ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, ये काम का है। बस ये फ्लो चार्ट करेंगे, थोड़ी सी बातें और करेंगे, फिर अपन कल करेंगे, है ना। चलो, कंकाल तंत्र कितनी हड्डियां हैं भाई बताओ, कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है। देखो पूरा जो है यहां से सिर से लेके मेरे पैरों तक जो पूरा जो ढांचा बना हुआ किसका बना हुआ है, कंकाल तंत्र का बना हुआ है, ठीक बात है। अब जो कंकाल तंत्र जो है उसमें हड्डियां कितनी है, 206 हड्डियां टोटल। इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं, कैसे कैसे, मैं यहां से लेके सिर से लेके, ठीक है, सिर से लेके ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, सिर से लेके जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं एक ग्रुप में कर रहा हूं, और जो दूसरा है मेरे हाथ वाला हिस्सा, जो पैर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं अलग भाग में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं, ये यहां से जो बीच वाला हिस्सा है ना, जो बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, इसको मैं अलग, और जो ये हाथ वाला पैर वाला इसको मैं अलग रखूंगा, ठीक है। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में अपन विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं अक्षीय कंकाल को एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और उपांगीय कंकाल को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन।
जो अक्षीय कंकाल है वो कौन सा है? ये जो अक्ष है आपका, एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, ये अक्ष है, ठीक है। ये जो एक्सियल इसको बोलते हैं, ये जो बीच वाला जो है इस कंकाल को क्या बोलेंगे? ये जो आपकी चेस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है, सिर आ गया, आपका मुंह आ गया, ये सारा क्या इसके अंदर आएगा, ठीक बात है। चलो, उपांगी कंकाल के अंदर आपके हाथ वाला, यहां से लेके ये हाथ वाला, पैर वाला पूरा, ठीक है। चलो, अक्षीय कंकाल के अंदर क्या क्या आएगा? अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां आएंगी। टोटल हड्डियां कितनी है? 206। 206 में से 80 किसके पास में आ गई? अक्षीय कंकाल के पास में आ गई। बाकी कितनी बच गई? सिंपल मैथ्स है। 206 में से 80 हड्डियां किसके पास में है? अक्षीय कंकाल के पास में है। बाकी कितनी बच गई? 126। 126 हड्डियां जो है वो उपांगी कंकाल में होती हैं। टोटल पूरे कंकाल के अंदर 206, अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी होती है? 80। कितनी बच गई? 126। वो किसके अंदर होंगी? उपांगी कंकाल के अंदर होंगी। ये हड्डियां कितनी किसके अंदर होती? याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब अक्षीय कंकाल की बात करते हैं। अक्षीय कंकाल के अंदर क्या क्या है? एक तो हेड है, ये जो सिर वाला भाग है ये पूरा है, सिर में मुंह भी आ जाता है, ठीक है। तो सिर यहाँ, ये सिर्फ इतना सिर नहीं होता, ये पूरा जो है ना, ये खोपड़ी, मुंह, ठीक है, ये पूरा होता है ना। तो अक्षीय कंकाल के अंदर क्या हो गया? आपका हेड आ गया। उसके अलावा पसलियां और उरोस्थी। उरोस्थी किसको कहते हैं? ये जो बीच में जो बोन होती है ना, यहां से देखो, ये जो बीच वाली जो बोन होती है ना, आप यहाँ बीच में अपने हाथ लगा के देखना, यहाँ पर एक बोन होती है बीच में, ठीक है, इसको कहते हैं स्टर्नम उरोस्थी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उरोस्थी। और ये साइड में जो होती है पसलियां, रिब्स इनको कहते हैं, वो पसलियां हैं आपकी, ठीक है। तो पसलियां और उरोस्थी दो चीजें हो गई, एक तो सिर हो गया आपका और पसलियां और उरोस्थी हो गई। किसके अंदर आ रही है? ये अक्षीय कंकाल के अंदर। तीसरी चीज हो क्या? मेरुदंड। मेरुदंड किसको कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। जो पीछे वाला जो है ना मेरुदंड, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वही, ठीक है। जो पीछे वाली जो वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, ठीक है, जो यहां से स्टार्ट होता है पीछे से और नीचे तक जाता है, ठीक है, मेरुदंड। तो ये तीन चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं? अक्षीय कंकाल के अंदर आती हैं। समझ में आई क्या ये चीज? आई क्या? ठीक। चलो, अब बात करेंगे अपन किसकी? हेड की बात करते हैं। हेड की बात करते हैं। एक मिनट में चेक कर लो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? बस करनी तो मेरे को 5-7 मिनट की, लेकिन बंद ना हो जाए, बस 1 मिनट बस दीजिए। ओके, चलो। तो अक्षीय कंकाल के अंदर क्या क्या है? आपका हेड है, पसलियां हैं, उरोस्थी है, उसके अलावा मेरुदंड है, ठीक बात है। चलो, अब हेड के अंदर क्या क्या है? सिर के अंदर मैं बताता था कि ये ऊपर वाला हिस्सा, मुंह वाला हिस्सा सारा आ गया, ठीक है। तब इस हेड के अंदर क्या क्या आ सकता है? एक तो करोटी। करोटी किसको कहते हैं? आपका जो स्कल है, जो ये आपका स्कल है, जो खोपड़ी है इसको, ठीक है, ये क्या? करोटी, स्कल। उसके अलावा क्या? एक हड्डी है जिसको कहते हैं हायोड बोन, है ना, जो आपकी यहाँ होती है, हायोड बोन यहाँ होती है ना, वो अकेली बोन, एक अकेली हड्डी होती है यहाँ पर, है ना। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे ना। एक यहाँ पर होती है हायोड बोन, है ना। एक कर्ण अस्थियां, और क्या होते हैं? कर्ण अस्थियां, ये जो कान में यहाँ पर कान के अंदर क्या होती हैं? अस्थियां होती हैं, कान के अंदर होती है ना, उनको कहते हैं कर्ण अस्थियां, इनको इंग्लिश में कहते हैं ईयर ओसिकल्स, ठीक है। तो ये तीन आपकी जो है 3 भागों में अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। किसको? सिर को। सिर के अंदर एक तो हो गया आपका स्कल वाला ये रीजन, ठीक है, सिर और ये मुंह वाला, ठीक है। इसके अलावा एक हड्डी होती है यहाँ, जिसको कहते हैं अपन हायोड बोन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं? कर्ण अस्थियां, क्या होते हैं? कर्ण अस्थिकाएं, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो करोटी जो आपकी हड्डियां होती है कितनी होती है? 22 होती हैं। कितनी होती है? 22 होती हैं। हायोड कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और कर्ण अस्थियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। एक कान में 3 होंगी, एक कान में कर्ण अस्थियां 3 होंगी, 2 कान है अपने पास में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो 3 गुणा 2 मतलब 6, ठीक है। चलो, करोटी अस्थियां, करोटी के अंदर जो स्कल है इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका एक तो कपाल आ गया, जो खोपड़ी है वो, ठीक है। इसके अंदर 8 हड्डियां होती है, कौन कौन सी होंगी उसकी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा अनानी भाग के अंदर, जो आपका मुंह वाला भाग है ना, इसके अंदर फेशियल वाले रीजन के अंदर 14 हड्डियां हैं, ठीक है। ध्यान से, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं हड्डियों वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनना, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं। कंकाल के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, बिल्कुल भैया 206 हड्डियां, एक एक को डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी समझो बस। 206 हड्डियां कंकाल तंत्र के अंदर बिल्कुल है। 2 भागों में मैंने विभाजित किया, एक तो आपका अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो है इसके अंदर कितनी है? 80 है। उपांगीय के अंदर 126 है, ठीक है। अक्षीय कंकाल के अंदर 3 चीजें, हेड, पसलियां और आपकी उरोस्थी, उसके अलावा मेरुदंड, ठीक है। हेड के अंदर क्या क्या? करोटी, ठीक है, जिसके अंदर अपना स्कल आ गया, मुंह वाला रीजन, और ये पूरा खोपड़ी आ गई, ठीक है, पूरी खोपड़ी आ गई। और एक हायोड बोन, जो यहाँ होती है, यहाँ होती है हायोड बोन, अकेली हड्डी होती है ना, एक ही होती है। उसके बाद में क्या है? कर्ण अस्थिकाएं। कर्ण अस्थिकाएं कान के अंदर रहेंगी, ठीक है। और ये कितनी होती है? 3 होती है। एक कान के अंदर 3 है, तो 2 कान है अपने पास में, तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, ठीक बात है। करोटी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जो स्कल है इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? कपाल, ऊपर वाली जो खोपड़ी है इसके अंदर कितनी है? 8 हड्डियां हैं, ठीक है। और जो अनानी भाग है उसके अंदर, जो आपका मुंह वाला भाग है, इसके अंदर कितनी है? 14 हड्डियां यहाँ पे, ठीक है क्या? ठीक है।
अब बात करेंगे उपांगी कंकाल की, बात कर लेते हैं। तो उपांगी कंकाल को अपन दो भागों में इसको भी विभाजित कर सकते हैं। किसमें? एक तो मेखला अस्थियां, मेखला अस्थियां इंग्लिश में क्या कहेंगे? गिडल बोन्स। ठीक है, गिडल क्या है? एक गिडल यहां पर होगा, जो यहां पर ये जॉइंट बनेगा ना हाथ का, और यहां पर इस ये बीच वाला क्या है आपका? अक्षीय कंकाल, और ये वाला क्या है आपका? हाथ। ठीक है, हाथ है ना। तो इस हाथ के और अक्षीय कंकाल के बीच में यहां पर जो जॉइंट बन रहा है ना, उस जॉइंट को बनाने के लिए यहां पर क्या बनता है? एक क्या बनता है? गिडल बनता है। क्या बनता है? गिडल, जिसको मेखला कहते हैं। ठीक है, तो वो मेखला अस्थियां, यहां पर कुछ अस्थियां होती हैं। ठीक है, वो मेखला बनता है यहां पर। ठीक है, दोनों पर तरफ मेखला बनता है। ठीक है, तो एक तो हो गया अंश मेखला। क्या हो गया? अंश मेखला। अंश मेखला किसको कहेंगे? ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाले यहां पर दो मेखला बनेंगे। ठीक है, तो इनमें कितनी हड्डियां होती है? 4 हड्डियां। वही मैं बात करूं, एक मेखला बनेगा नीचे, जहां पर अपने पैर जुड़ेंगे ना, इस बीच वाले हिस्से से अपने पैर जुड़ते हैं ना, वहां पर भी एक मेखला बनता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गिडल बोलते हैं। दिखाऊंगा आपको डायग्राम में, कल आपको मैं इसको डायग्राम से भी दिखाऊंगा, अलग अलग डायग्राम से, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला, जो नीचे पेल्विक रीजन में होगा उसको क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला है ना। इसको क्या कहते हैं? उसके अंदर कितनी होती है? 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक पादों की अस्थियां होती हैं आप ये हाथ के अंदर। ठीक है, एक हाथ के अंदर अगर पाद जो इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डियां हैं। नाम बताऊंगा एक एक का, समझाएंगे ना। और ये बात ध्यान से सुनो, जितनी बातें अपनी एनसीईआरटी में इस हड्डियों के बारे में उतनी ही बातें करेंगे। एक्स्ट्रा ज्ञान आपको लेना है मेडिकल कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में हड्डियां ही पढ़नी है आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है जितना अपन को एग्जाम में पूछा जा रहा है उतनी बातें। ठीक है, चलो अगर बात जो है इसके अंदर 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ के अंदर कितनी? 30 हड्डियां हैं। मतलब क्या हुआ? 2 हाथ हैं तो 60 हड्डियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60। भाई मैं बात करूं पश्चपाद, मतलब पैरों के अंदर, पश्चपाद का मतलब क्या? पैरों के अंदर। तो पैरों के अंदर एक पैर के अंदर कितनी है? 30 हड्डियां हैं। 2 पैर अपने पास में, तो कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है इसका पूरा फ्लो चार्ट, इसको अपन विभाजित कर सकते हैं। कल मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। चलो जल्दी से एक बार अपन कर लेते हैं, अक्षीय कंकाल को स्टार्ट कर देते हैं, फिर अपन डायग्राम से दिखाएंगे। कर ना, अक्षीय कंकाल 80 हड्डियां हैं अक्षीय कंकाल के अंदर, बिल्कुल है भैया। इसके अंदर हेड वाला जो रीजन, इसके अंदर कितनी है? 23 हड्डियां हैं। जो आपका हेड वाला रीजन है ना, ये जो हेड वाला रीजन, इसके अंदर 23 हड्डियां हैं। ठीक है, चलो पहले बात करें कपालीय अस्थियों की बात करते हैं। कपालीय अस्थियों की बात करते हैं तो इसमें एक हड्डी है फ्रंटल बोन, है ना। ये जो आपके माथे वाली है ना, इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल, है ना। पैराइटल, 2 यहां पर खोपड़ी में, एक यहां पर होती है, एक यहां पर होती है, 2 यहां पर पैराइटल होती हैं। ठीक है, टेम्पोरल यहां होती है, 2 कानों के पास में, है ना। 2 टेम्पोरल यहां पर, है ना। एक होती है ओसिपिटल, ये जो पीछे जहां पर यहां पर आते हैं ना, कि यहां पर नहीं मान लीजिए छोटा दिमाग है यहाँ पे, है ना, तो वहां पर क्या है? ओसिपिटल। ठीक है, वहां पर क्या है? ओसिपिटल बोन है। यहां पर क्या है? स्फेनोइड। स्फेनोइड कहां पे है? यहां पे स्फेनोइड, है ना। आपको मैं कल डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना। इथमोइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, चलो मैं इसको डायग्राम से ही करेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, वरना हड्डियां नहीं समझ में आएंगे, डायग्राम से करेंगे। तो बेहतर आज मैं नहीं लेके आया डायग्राम। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आई चीजें, यहां नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मजे मारो, पढ़ते रहो।